अगला प्रश्न दिया गया है कि वक्रों में से प्रत्येक के अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। जहां पर प्रश्न है, वक्र का समीकरण है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू बी साइन क्यूब टी के बिंदु टी पर। तो यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे जो कि हमने पूर्व प्रश्न में किया था। दिया गया वक्र है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इक्वल टू बी साइन क्यूब टी। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। इन दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों को t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो मिल जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी का मिल जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का मिल जाएगा माइनस साइन टी, या फिर हमें मिल जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी और y का t के सापेक्ष तो dy बाई डी टी इक्वल टू b साइन क्यूब का मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का अवकलन कॉस टी। तो ये आपको मिल गया dy बाई डी टी इक्वल टू 3b कॉस टी और ये साइन स्क्वायर टी। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। श्रृंखला नियम का उपयोग करके, श्रृंखला नियम से हम dy बाई dx का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो यहां से हमें मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी ये मान 3b इंटू कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी और dx का मान dx बाई डी टी का मान माइनस 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस टी और यहाँ से एक कॉस टी कैंसिल और यहाँ से एक साइन, ये साइन टी और यहाँ से एक साइन टी कैंसिल, तो मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए साइन टी अपॉन कॉस टी और यदि सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस बी बाई ए टेन टी। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए टेन टी मान के चलते हैं कि ये समीकरण 4 है। अब ये हमें जो प्रवणता मिली है ये इसका स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अभिलंब की प्रवणता जो हमें मिलेगी, मान लेते हैं कि ये m है, तो अभिलंब की प्रवणता m1 बराबर -1 अपॉन m ये हमें मिलेगा, क्योंकि अभिलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होता है। तो यहाँ से हमें m1 का मान मिल जाएगा -1 अपॉन और ये माइनस बी बाई ए टेन टी, सॉल्व करने पर माइनस और माइनस प्लस a बाई बी और आपको मिल जाएगा कॉट टी। तो अब हम देखते हैं कि अभिलंब का समीकरण, ये y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से, तो y माइनस वाई वन, देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया था t, तो यहाँ पर भी आप t का मान रखेंगे तो थीटा के स्थान पर ही हमें t रखना था, तो अल्टीमेटली ये t ही मिलेगा। तो इस वजह से हमने उसको अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब ये y माइनस वाई वन अर्थात ये बिंदु b साइन क्यूब t इक्वल टू m अर्थात अभिलंब की प्रवणता हमें मिला है a बाई बी कॉट t और x माइनस एक्स वन, x का मान ये x1 का मान a कॉस क्यूब t। तो ये अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है और यदि इसे और सरल करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप b का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिल जाएगा by और माइनस बी स्क्वायर साइन क्यूब t इक्वल टू a। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस t अपॉन साइन t, तो साइन t को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये साइन t और फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और फिर a कॉस t का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a स्क्वायर कॉस का पावर 4t। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं और सबको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो या लेफ्ट साइड में नहीं भी लाएंगे तो भी इट्स ओके। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्टीमेटली मिल जाएगा
बी वाई साइन टी माइनस बी स्क्वायर साइन का पावर 4t इक्वल टू ए इंटू एक्स कॉस टी माइनस ए स्क्वायर कॉस का पावर 4t। और यही अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वक्रों पर अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। जहां पर वक्र का समीकरण दिया गया है 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1 1 पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्र का समीकरण दिया गया है और हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं कि दिया गया वक्र 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। इस समीकरण का अवकलन करके हमें dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स dy बाई dx इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा माइनस 2x, और आगे जब सरल करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस x। मान लेते हैं कि यह समीकरण 2 है। अब हम इस वक्र के बिंदु 1 1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कि वक्र 1 पर बिंदु 1 1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये जो मान हमें मिला हुआ है dy बाई dx एट दैट पॉइंट, ये 1 1 पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -1। मान लेते हैं कि ये तीसरा समीकरण है। तो अब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल चुकी है, हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसकी प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होता है। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है, तो माना अभिलंब की प्रवणता m1 है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, m इंटू m1 इक्वल टू -1, और m का मान है -1, यहाँ पर पुट कर देंगे तो -1 इंटू m1 इक्वल टू -1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m1 इक्वल टू 1। तो अभिलंब की प्रवणता हमें मिल चुकी है। अब अभिष्ट अभिलंब का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको याद है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से। कौन से बिंदु से होकर के जा रही है, ये 1 1 से होकर जा रही है। तो हमें मिल जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू m, और m किसकी प्रवणता, m अर्थात यहाँ पर ये अभिलंब की प्रवणता के बारे में बात हो रही है। तो ये मिल जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस x1, और x1 की वैल्यू अगेन 1। तो सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, या फिर सरल करने पर आपको मिल रहा है y इक्वल टू एक्स। और इसे और दूसरे रूप में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अवकल त्रुटियां एवं सन्निकटन। पूर्व में हम y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक परिभाषित कर चुके हैं, अर्थात dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तथा dy बाई dx को प्रतीक माना गया है, न कि dy का dx से विभाजन। यहां हम प्रतीकों dx और dy का अर्थ देखेंगे, जिससे कि प्रतीक dy बाई dx का मौलिक अर्थ तथा dy का dx से विभाजन समान हो। माना y इक्वल टू एफ ऑफ x का एक फलन है तथा डेल्टा x में किया गया थोड़ा परिवर्तन है, और इसके संगत
y में परिवर्तन डेल्टा y है, तब हम यह जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x इक्वल टू f डैश ऑफ x। दैट implies f of x plus delta x minus f of x upon delta x equal to f dash of x plus epsilon, जहां epsilon टेंड्स टू 0 है जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा, ये जो डेल्टा x है इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं या पक्षांतर कर देते हैं, तब हमें प्राप्त होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो राशि दिखाई दे रही है इसे हम डेल्टा y से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इक्वल टू डेल्टा y होता है। तो डेल्टा y इक्वल टू हमें मिल जाएगा f डैश ऑफ x डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x। मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 1 है। चूंकि डेल्टा x टेंड्स टू 0 है और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और इसका गुणन एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण छोड़ा जा सकता है या उसकी उपेक्षा की जा सकती है, इसलिए डेल्टा y का मुख्य मान हमें मिल जाएगा डेल्टा y इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x। मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 2 है। यदि डेल्टा x के मान ज्ञात करने में की गई एक त्रुटि हो, तब समीकरण 2 या सूत्र 2 से हम y अथवा f ऑफ x में त्रुटि डेल्टा y का मान ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि त्रुटि डेल्टा x ज्ञात हो। यांत्रिकी, भौतिकी, सांख्यिकी तथा विज्ञान की कई अन्य शाखाओं में त्रुटि सिद्धांत में इस सूत्र का अत्यंत महत्व है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द देखते हैं। निरपेक्ष त्रुटि, x में त्रुटि डेल्टा x निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। सापेक्ष अथवा अनुपातिक त्रुटि, यदि x में त्रुटि डेल्टा x है तब डेल्टा x अपॉन x में सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। अब बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि की। यदि x में त्रुटि डेल्टा x है तब डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 x में प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अवकल, यदि फलन y इक्वल टू f ऑफ x का बिंदु x पर अवकलज f डैश ऑफ x है, तब अवकलज f डैश ऑफ x तथा वृद्धि डेल्टा x का गुणनफल फलन का अवकल कहलाता है और प्रतीक dy द्वारा निरूपित किया जाता है। तो हम लिखेंगे dy इक्वल टू f डैश ऑफ x डेल्टा x। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है। अब x का अवकल dx इक्वल टू dx अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो इस प्रकार dx इक्वल टू डेल्टा x हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार स्वतंत्र चर x का अवकल dx चर x में वृद्धि डेल्टा x के बराबर है। हम समीकरण 2 को हमेशा इस प्रकार लिख सकते हैं dy इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटू dx या फिर f डैश ऑफ x इक्वल टू dy बाई dx। अतः अवकलज f डैश ऑफ x को फलन के अवकल तथा चर के अवकल के अनुपात के बराबर माना जा सकता है। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं। स्वतंत्र चर में लघु परिवर्तन के संगत प्रतंत्र चर में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करने की जो क्रियाविधि है वह कुछ इस प्रकार है। माना x तथा x प्लस डेल्टा x स्वतंत्र चर का मान क्रमशः प्रारंभिक और परिवर्ती मान है, अर्थात x जो है इसका प्रारंभिक मान है और x प्लस डेल्टा x जो है यह परिवर्ती मान है। डेल्टा x ज्ञात कीजिए तथा मान लीजिए कि dx इक्वल टू डेल्टा x। दिए हुए संबंध से y इक्वल टू f ऑफ x ज्ञात कीजिए। बिंदु
एक्स वाई पर dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। सूत्र dy इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स द्वारा dy ज्ञात कीजिए। y में सन्निकट परिवर्तन डेल्टा y को dy के स्थान पर डेल्टा y रखकर ज्ञात करें। अब चलते हैं अवकल के उपयोग से सन्निकट मान ज्ञात करने की विधि, जो कि कुछ इस प्रकार है। दिए हुए प्रश्न के अनुसार स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y में फलनक संबंध स्थापित कीजिए। उदाहरण के लिए किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम फलनक संबंध y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 परिभाषित करते हैं। किसी कोण की ज्या ज्ञात करने का फलनक संबंध y इक्वल टू साइन एक्स है। दिए हुए मान के निकटस्थ x के मान को इस प्रकार लेते हैं कि परिकलन सरलता पूर्वक किया जा सके। उदाहरण के लिए यदि 28 का घात 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए हम x बराबर 27 लेते हैं, चूंकि 27 का घनमूल सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। दिए हुए मान को x प्लस डेल्टा x द्वारा निरूपित कीजिए। डेल्टा x ज्ञात कीजिए तथा डेल्टा x इक्वल टू dx रखिए और फिर प्रथम चरण में प्राप्त संबंध से dy बाई dx ज्ञात कीजिए। दूसरे चरण में माने गए x के मान को प्रतिस्थापित करके dy बाई dx ज्ञात कीजिए। अब dy ज्ञात करने के लिए संबंध dy बराबर dy बाई dx इंटू dx का उपयोग कीजिए और डेल्टा y द्वारा dy को प्रतिस्थापित कीजिए। चरण 2 में लिए गए x के मान को चरण 1 में प्राप्त संबंध में रखकर y का मान ज्ञात कीजिए। तब y का सन्निकट मान कुछ इस प्रकार है। y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न सरल करते हैं, जिसमें हम अवकल का उपयोग करके सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि अवकलन के द्वारा निम्नलिखित के सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है वर्गमूल 401। इसका मान हमें अवकलन के अनुप्रयोग करके ज्ञात करना है। तो पहले हम यह मान करके चलते हैं कि y और इसमें डेल्टा y ऐड करने पर हमें फलन जो मिल रहा है ये x प्लस डेल्टा x मिल रहा है और यही जो मान है हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यहां से हम लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 400 प्लस 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। तो यहां से हम यह कंपेयर कर सकते हैं या फिर तुलना करने पर हम लिखेंगे कि x इक्वल टू जो वैल्यू है ये 400 है और डेल्टा x की जो बात की जा रही है इसका मान है 1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब चूंकि यहाँ पर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो पुनः हम यह मान करके चलेंगे कि f ऑफ x का जो मान है यह वर्गमूल x के बराबर है। मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x इक्वल टू आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू ये मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये मान करके चलते हैं कि ये चौथा समीकरण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो लगभग बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हमने माना है कि ये रूट एक्स के बराबर है, तो इसमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख देंगे तो यहाँ पर जो मान दिया गया है इसमें ये परिवर्तन हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये इक्विवेलेंट टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो डेल्टा एक्स ही रहेगा। एफ डैश एक्स आपको मिल रहा है ये मान, तो 1/2 रूट एक्स।
अब समीकरण 1, 3 और 4 का उपयोग करके हम यहां से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये मान और ये मान, और हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहां से एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 से हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर 400 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 400 प्लस 1 इंटू 1/2 रूट 400। तो यहां से आप समीकरण 2 पर ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू 400 है और डेल्टा x इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। अब इसको सरल करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 401 इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिल जाएगा 20, और फिर अगेन ये 1/2 इंटू 20। तो सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट ओवर 401 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/40, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 20 प्लस 0.025। तो इसका मतलब ये कि स्क्वायर रूट ओवर 401 की लगभग वैल्यू जो है ये 20.025 के बराबर होगी, और यही हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार हम अवकलन का अनुप्रयोग करते हुए दिए गए राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर दिए गए राशियों का सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 6.1 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि हर एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 6.1 सेंटीमीटर यदि उसकी लंबाई कर दी जाती है प्रत्येक भुजा की, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो लिखेंगे कि दिया गया है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 6.1 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब हम यह मान करके चलते हैं कि माना किसी समय वर्ग की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। तो वर्ग की यदि भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है तो उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे उसका क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि ये a है। वर्ग की भुजा यदि x हो तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई का वर्ग या लंबाई गुना लंबाई, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब यदि फलन के भुजा की लंबाई है x, इसमें यदि डेल्टा x की वृद्धि की जाती है तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है ये डेल्टा a बढ़ जाता है। तो इस तरीके से x के स्थान पर आप लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो आपको मिल जाएगा dA/dx इक्वल टू 2x। मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 में देखते हैं। अब समीकरण 2 से f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस डेल्टा a, इसको ये डेल्टा लिखेंगे, a प्लस डेल्टा a इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का
होल स्क्वायर। ये भी डेल्टा एक्स, स्मॉल डेल्टा एक्स का यूज करेंगे हम यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, पहले इसकी लंबाई थी 6 और फिर 0.1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ाया गया तो ये 6.1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 6.01 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम यह बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 6 है और डेल्टा x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि है इसे हम डेल्टा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समीकरण 3 को देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इक्वल टू 2x, तो यहां पर आप लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू 2x समीकरण 3 से। तो अब मान रख देते हैं डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स क्या है 0.1, फिर 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 6, तो अल्टीमेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू 12 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। तो डेल्टा ए इक्वल टू आपको मिल रहा है 1.2 और ये आपको मिल जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एक क्षेत्रफल में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। या इसे आप दूसरे तरीके से, अगर अवकलन का अनुप्रयोग किए बिना यदि आप इसे सरल करना चाहते हैं तो आप दूसरे विधि से भी सरल कर सकते हैं। वो ये कि पहला जो क्षेत्रफल है ये 6 का वर्ग है और जब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल हो गया A2, तो A2 करेंगे तो 6.1 का होल स्क्वायर। अब जो डिफरेंस आया है या डेल्टा आया है चेंज, वो क्या मिल जाएगा A2 माइनस A1, तो अल्टीमेटली जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 1.2 वर्ग सेंटीमीटर का। यदि अवकलन का अनुप्रयोग करके कहा जाए तो हम इस तरीके से करेंगे और डायरेक्टली यदि पूछा जाए तो हम इस तरीके से भी इसको सरल कर सकते हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक फलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है और यह एक अंतराल में कंटिन्यूअस आपको दिखाई दे रहा है। तो अपने प्रांत में फलन एक महत्तम मान और एक न्यूनतम मान को यह प्राप्त करता है। तो चित्र में देखते हैं कि ये एक फलन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि x और y अक्ष के बीच में है। x अक्ष में हम 5 बिंदु लेते हैं, a, x1, स्मॉल a, x2 और b। इन सभी बिंदुओं से हम y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार आप यह देख पा रहे हैं कि बिंदु a पर फलन जो है वो f ऑफ a मान प्राप्त करता है, जो कि इस पूरे अंतराल में सबसे उच्चतम मान है। तो इस उच्चतम मान को इस फलन का उच्चिष्ट कहेंगे। अब बात करते हैं निम्निष्ट की या मिनिमा की। तो एक फलन एक दिए गए अंतराल में जो सबसे न्यूनतम मान प्राप्त करता है उसे उस फलन का निम्निष्ट कहते हैं। उस मान से छोटा और कोई मान नहीं हो सकता उस फलन का उस दिए गए अंतराल में। आइए देखते हैं कि इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं या इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अपने प्रांत में एक फलन एक महत्तम एवं न्यूनतम मान प्राप्त करता है। महत्तम मान, एक फलन f ऑफ x अपने प्रांत D में एक बिंदु a बिलोंग्स टू कैपिटल D पर महत्तम प्राप्त होता है यदि D में प्रत्येक x के लिए f ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x। इस स्थिति में f ऑफ a प्रांत D में फलन f ऑफ x का महत्तम मान अथवा परम उच्चिष्ट मान कहलाता है तथा a फलन f ऑफ x का D में महत्तम अथवा उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ x एक फलन है जो कि x और y अक्ष के बीच में बना हुआ है और उस वक्र से लंबवत रेखाएं खींची गई है x अक्ष पर, जहां पर कैपिटल A से लेकर के कैपिटल B तक के मान हमें दिखाई दे रहे हैं और
इस बीच में x1 और x2 भी है और साथ में एक स्मॉल a ऐसा मान भी है, जिसके लिए आप देख पा रहे हैं कि फलन जो है वह उच्चिष्ट मान प्राप्त कर रहा है, या फिर उस फलन का वह बिंदु पीक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कि संलग्न चित्र में x इक्वल टू a फलन f ऑफ x का अपने प्रांत में उच्चिष्ट बिंदु है। f ऑफ a फलन f ऑफ x का प्रांत में महत्तम या उच्चिष्ट मान है, जो कि चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 और f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 तथा प्रांत d के अन्य बिंदुओं के लिए भी यह सत्य है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम मान की। एक फलन f ऑफ x अपने प्रांत d में एक बिंदु a बिलोंग्स टू d पर न्यूनतम या निम्निष्ट मान रखता है। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू d के लिए f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ x है, तब इस स्थिति में f ऑफ a फलन f ऑफ x का d में न्यूनतम मान अथवा परम निम्निष्ट कहलाता है तथा स्मॉल a फलन f ऑफ x का d में न्यूनतम बिंदु कहलाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x, x और y अक्ष के बीच में एक वक्र है और उससे हमने x अक्ष पर लंबवत रेखाएं खींची हुई है, जो कि कैपिटल A से लेकर के कैपिटल B तक है और यहाँ पर x1, x2 और स्मॉल a भी है। तो इस वक्र का सबसे गहराई वाला जो बिंदु है वह हमें a के स्थिति पर प्राप्त होता है, स्मॉल a की स्थिति पर, जो कि फलन का मान f ऑफ a है। तो यही जो बिंदु है यह फलन का न्यूनतम मान है। तो इसे लिखेंगे कि संलग्न चित्र में x इक्वल टू a f ऑफ x का अपने प्रांत d में न्यूनतम बिंदु तथा f ऑफ a न्यूनतम मान है, जो कि चित्र से स्पष्ट है। तो इसे हम लिखेंगे f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ x1 तथा f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ x2 और यह स्थिति प्रांत के अन्य सभी बिंदुओं के लिए भी सत्य है। स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो पूर्व में हमने यह देखा कि अपने प्रांत में एक फलन के अधिकतम और न्यूनतम मानों को देखा। प्रांत में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर फलन का मान न अधिकतम होता है और न न्यूनतम, परंतु इन बिंदुओं पर फलन का मान इन बिंदुओं के छोटे सामीप्य में फलन के मानों से या तो कम होता है या अधिक। इस प्रकार के बिंदुओं को स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट बिंदु कहते हैं। तो आइए देखते हैं स्थानीय उच्चिष्ट या लोकल मैक्सिमा। स्थानीय उच्चिष्ट, एक फलन बिंदु x इक्वल टू a पर स्थानीय उच्चिष्ट रखता है यदि फलन f ऑफ x का x इक्वल टू a पर मान बिंदु a के लघु सामीप्य में फलन के मानों से बड़ा हो। अन्य शब्दों में, यदि h इज ग्रेटर देन 0 कितना भी छोटा हो का अस्तित्व इस प्रकार हो कि f ऑफ x अंतराल a माइनस h टू a, यह ओपन इंटरवल है, में वर्धमान तथा अंतराल a से a प्लस h, यह भी ओपन इंटरवल है, में ह्रासमान हो। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि x और y के बीच में एक फलन y इक्वल टू f ऑफ x है और उसके बिंदु a f ऑफ a पर, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर a माइनस h x अक्ष पर है और उसके राइट साइड पर a प्लस h x के उस पॉइंट a के राइट हैंड साइड पर है। तो a माइनस h पर फलन का मान f ऑफ a माइनस h है और a प्लस h पर फलन का मान f ऑफ a प्लस h है। तो यह बिंदु P के लेफ्ट में जो पॉइंट है उसके सापेक्ष यह पॉइंट वर्धमान है, या फिर a माइनस h से स्मॉल a के बीच में जो फलन है यह वर्धमान दिखाई दे रहा है।
अर्थात निरंतर बढ़ता हुआ मान हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार स्मॉल a से लेकर के a प्लस h तक जो अंतराल है ओपन इंटरवल, इसमें फलन निरंतर ह्रासमान या गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो चित्र में फलन f ऑफ x का x इक्वल टू a एक स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु है तथा f ऑफ a एक स्थानीय उच्चिष्ट मान है। स्थानीय उच्चिष्ट को आपेक्षिक उच्चिष्ट या केवल उच्चिष्ट भी कहते हैं। स्थानीय निम्निष्ट या लोकल मिनिमा। एक फलन f ऑफ x बिंदु x इक्वल टू a पर स्थानीय निम्निष्ट रखता है यदि x इक्वल टू a पर फलन का मान a के लघु सामीप्य में फलन के अन्य मानों से छोटा हो। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि h इज ग्रेटर देन 0 कितना भी छोटा हो, इसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि फलन f ऑफ x अंतराल, यह ओपन इंटरवल है, a माइनस h टू a में ह्रासमान तथा अंतराल, यह ओपन इंटरवल, a टू a प्लस h में वर्धमान हो। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक फलन x और y अक्ष के बीच में y इक्वल टू f ऑफ x है और x अक्ष पर तीन बिंदु हमने लिया a माइनस h, a और a प्लस h। उसी प्रकार इन बिंदुओं के संगत फलन पर बिंदु है या उसका मान है f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a और f ऑफ a प्लस h, यह क्रमशः मान है। तो चित्र में देखिए कि अंतराल a माइनस h से लेकर के a तक फलन जो है यह डिक्रीजिंग फंक्शन है या ह्रासमान है, फलन निरंतर नीचे गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार अंतराल a से a प्लस h में फलन f ऑफ x का मान निरंतर बढ़ता हुआ या ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात इस अंतराल में फलन जो है वर्धमान है। तो इन दोनों सामीप्य बिंदुओं के कारण या इन दोनों सामीप्य बिंदु की वजह से पॉइंट A जो है यह स्थानीय निम्निष्ट कहलाता है या स्थानीय निम्निष्ट कहलाएगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू a एक फलन f ऑफ x का एक स्थानीय निम्निष्ट बिंदु तथा f ऑफ a स्थानीय निम्निष्ट मान है। एक स्थानीय निम्निष्ट मान को आपेक्षिक निम्निष्ट मान या केवल निम्निष्ट मान भी कहते हैं। दर्शाए गए फलन y इक्वल टू f ऑफ x के आलेख की कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार है। उच्चिष्ट बिंदु a1, a3, a5 और निम्निष्ट बिंदु a2, a4 और a6 है। फलन f ऑफ x के स्थानीय उच्चिष्ट का मान बिंदुओं x इक्वल टू a1, a3, a5 पर है तथा इसके संगत स्थानीय उच्चिष्ट मान f ऑफ a1, f ऑफ a3, f ऑफ a5 है। दूसरी विशिष्टता यह है कि फलन f ऑफ x के स्थानीय निम्निष्ट मान बिंदुओं x इक्वल टू a2, a4, a6 पर हैं तथा इनके संगत स्थानीय निम्निष्ट मान f ऑफ a2, f ऑफ f4 और f ऑफ a6 हैं। दो स्थानीय उच्चिष्ट मानों के बीच एक स्थानीय निम्निष्ट मान का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार दो स्थानीय निम्निष्ट मानों के बीच एक स्थानीय उच्चिष्ट का अस्तित्व होता है। कुछ बिंदुओं पर स्थानीय निम्निष्ट मान फलन के स्थानीय उच्चिष्ट मान से अधिक हो सकता है। चित्र में x इक्वल टू a4 पर स्थानीय निम्निष्ट मान x इक्वल टू a1 पर स्थानीय उच्चिष्ट मान से बड़ा है, अर्थात f ऑफ a4 इज ग्रेटर देन f ऑफ a1। आपने देखा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है और स्थायी उच्चिष्ट और स्थायी निम्निष्ट या फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है और इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आइए चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर, जहां पर इनको हम सरल करेंगे इन अवधारणाओं का उपयोग करते हुए। प्रश्न दिया गया है कि x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है x का घात 5 ऋण 5 x का घात 4 धन 5 x का घात 3 धन 10, ये फलन दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि माना f ऑफ x इक्वल टू दिस, x का पावर 5 माइनस 5 x का पावर 4
प्लस 5x³ प्लस 10। अब इसका हम अवकलन करते हैं तो f डैश x के सापेक्ष करेंगे तो मिल जाएगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x²। और 10 जो है यह अचर राशि है, उसका अवकलन हमें मिल जाएगा 0। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि f ऑफ x के उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डैश x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि तीनों पद में हम 5 को भैनिश निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं तो मिल जाएगा x⁴ माइनस 4x³ प्लस 3x² इक्वल टू 0। अब इस पूरे समीकरण से आप x² को कॉमन ले सकते हैं तो मिल जाएगा x² कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x² फिर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये x² है, x दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये पद 0 के बराबर होगा। तो ये एक वर्ग समीकरण है, इसको सरल करने पर हमें 2 फैक्टर मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x² इंटू, इसको सॉल्व करने पर या गुणनखंड करने पर आपको मिल जाएगा x-1 इंटू x-3 इक्वल टू 0। तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। आपको इस तरीके से 3 मान मिलेंगे। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हम f ऑफ x मिला था, f डैश x मिला है, f डबल डैश x यह ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो समीकरण 1 से मैं इस प्रकार लिख रहा हूं f डबल डैश x हो जाएगा जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 20x⁴ माइनस 60x² प्लस 30x। मान लेते हैं कि यह समीकरण 2 है। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए एक एक बिंदु को, ये मानों को यहां पर हम रख करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x का मान क्या होगा। यहां पर x के स्थान पर 1 रख करके देखिए तो मिल जाएगा 20 गुना 1 का घात 3 1 और 1 गुना 20 करेंगे तो मिल जाएगा 20। इसी तरीके से ये ऋण 60 और फिर ये धन 10, 20 और 30 जोड़ेंगे 50, 50 से ऋण 60 करेंगे मिल जाएगा ऋण 10। तो जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ये कि f ऑफ x इक्वल टू 1 पर उच्चिष्ट फलन है। अभी हमने x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया है, सिमिलरली x इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर f डैश डबल डैश x का मान सॉल्व करते हैं तो ये 20 इंटू 3 का क्यूब माइनस 60 इंटू ये 3 का स्क्वायर, यहां पर हम मान रखते जा रहे हैं, प्लस 30 इंटू 3। सॉल्व करने पर आपको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहां पर फलन जो होगा वो निम्निष्ट होगा। तो अतः f ऑफ x इक्वल टू 3 पर निम्निष्ट फलन है। तो ये दो बिंदु पर हमने ज्ञात कर लिया, x इक्वल टू 1 पर ये उच्चिष्ट फलन है और x इक्वल टू 3 पर यह निम्निष्ट फलन है। अब x इक्वल टू 0 पर हम इसको रख करके टेस्ट करेंगे। x इक्वल टू 0 पर f डबल डैश x का मान, तो यहां पर अब 0 0 0 रखेंगे तो अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है f डबल डैश x। तो इस वजह से
हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमें उच्चिष्ट मिलेगा या फिर निम्निष्ट मिलेगा। तो इस वजह से हम f ट्रिपल डैश x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 से f ट्रिपल डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f डबल डैश x, अर्थात इस पद का फिर से अवकलन करना है। तो मिल जाएगा 60 x का घात 2 ऋण 120 x और धन 30। अब यहां पर हम x इक्वल टू 0 मान रखेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर f ट्रिपल डैश x का मान यहां पर रखेंगे 0, यहां पर रखेंगे 0 और अल्टीमेटली हमें जो मान मिल रहा है यह 30 है जो कि धनात्मक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो अतः हम x इक्वल टू 0 पर यह कह सकते हैं कि दिया हुआ फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। अतः x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन ना उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया। फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि फलन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इन सब का प्रोडक्ट है। x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट है और किन मानों के लिए निम्निष्ट, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको दिया गया फलन पहले गुणा करके सरल करना है। इसका मतलब यह कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को आप सॉल्व करिए। तो पहले इन दोनों पदों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस एक्स और माइनस प्लस 2 और फिर ये है x माइनस 3। अब x माइनस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 3x और माइनस 6। घातों के घटते हुए क्रम में हम इसे लिखते हैं। पहला घात 3 वाला पद एक्स क्यूब, फिर घात 2 वाला पद माइनस 2 और ये माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 6, ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर। फिर एक घात वाला पद तो ये 2 और 6 8 और 3 11, ये मिल जाएगा 11x और फिर अचर पद है ऋण 6। तो इस तरीके से हमें जो फलन प्राप्त हुआ वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू प्लस 11। मान के चलते हैं कि ये जो हमें मान प्राप्त हो रहा है ये समीकरण 1 है। अब f डबल डैश x ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात इस समीकरण 1 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 6x माइनस 12। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डबल डैश x इक्वल टू 0 लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए कि यह x में एक वर्ग समीकरण है, सूत्र विधि के द्वारा इसे सरल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग समीकरण का हल सूत्र विधि के द्वारा x इक्वल टू होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र का उपयोग करके हम सरल करते हैं, जहां पर a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर तो ये माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a।
तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर ऋण 12 का वर्ग 144, 4 तिया 12, 12 12 11 में 132 बटे 6, 12 धन ऋण, फिर से सरल करने पर यहाँ पर आपको वर्गमूल 12 मिल जाएगा बटे 6। तो ये मिल जाएगा 12 धन ऋण 3, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 4 का वर्गमूल 2, और ये 3 का वर्गमूल 3 ही, इस तरीके से ही रहेगा बटे 6। अब अंश और हर में से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, और फिर ये 2 तिया 6। तो इस तरीके से x का जो मान है हमें 2 मान प्राप्त हो रहा है। यदि इसे आप स्प्लिट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 6/3 करेंगे तो मिल जाएगा 2 और प्लस माइनस 1/√3। तो √3/3 करने पर आपको इस तरीके से ये मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान है, जब x इक्वल टू 2 प्लस 1/√3, और दूसरा मान है x इक्वल टू 2 माइनस 1/√3। अब इन दोनों मानों को f डबल डैश x पर रख करके देखेंगे। यदि धनात्मक मान मिलेगा तो निम्निष्ठ होगा, और ऋणात्मक मान मिलेगा तो उच्चिष्ट होगा। तो लिखेंगे अब x इक्वल टू 2 प्लस 1/√3 पर f डबल डैश x का मान, यहाँ पर ये जो फलन है यहाँ पर हमें मान रखना है, तो 6 इंटू 2 प्लस 1/√3 माइनस 12। तो देखिए 6 दूनी 12 और यहाँ पर भी 12, तो अल्टीमेटली जब इसे सरल करेंगे तो 6 बटे वर्गमूल 3 मिलेगा, जो कि धनात्मक संख्या है। तो इसलिए फलन जो हमें दिया गया था x इक्वल टू 2 प्लस 1/√3 पर निम्निष्ठ है। अब पुनः x इक्वल टू 2 माइनस 1/√3 के लिए इसको आगे टेस्ट करेंगे। अब हम टेस्ट करेंगे x इक्वल टू 2 माइनस 1/√3 पर f डबल डैश x का मान। तो यहां पर हमें वह मान रखना है 6 इंटू 2 माइनस 1/√3 माइनस 12। सॉल्व करने पर 6 दूनी 12 और यहाँ से ऋण 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपको जो मान मिलेगा ऋण 6 बटे वर्गमूल 3, तो जो कि ऋणात्मक मान है। तो जब ऋणात्मक मान मिल रहा है तो इस स्थान पर फलन जो होगा यह उच्चिष्ट होगा। अतः x इक्वल टू 2 माइनस 1/√3 पर फलन उच्चिष्ट है। और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए फलन x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 का मान बिंदु x इक्वल टू 1 पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पहले हम सरल करके dy/dx का मान ज्ञात करेंगे, और उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए dy/dx इक्वल टू 0 लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो वहां से हमें चर राशि की वैल्यूज मिलेगी, और उसे हम d2y/dx² की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है उस पे हम रखेंगे। यदि उसके बाद भी अगर शून्य प्राप्त होता है तो हम यह कहेंगे कि इसके उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसके बाद हम उसके लिए d3y/dx³ इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, और यदि उसका मान शून्य के बराबर नहीं आता है तो हम यह नहीं कह सकते कि यह ना तो उच्चिष्ट है और यह तो यदि इसका मान शून्य के बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि फलन इस बिंदु पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ। माना y इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 3। तीनों पदों से आप x को कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1।
दूसरी बात है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इस फलन का फिर से अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 6x माइनस 6, और यहां से आप 6 को कॉमन लेकर के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेकर के हम सरल करेंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 1। यहाँ पर हमें पुनरावृत्त मूल मिल रहा है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। तो अब हम यह टेस्ट करेंगे x इक्वल टू 1 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, अर्थात ये जो 6 इंटू एक्स माइनस 1 है वहां पर हम x के इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। तो 6 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो चूंकि यहां पर x इक्वल टू 1 पर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब ये ज्ञात करेंगे। इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो फलन है 6x माइनस 6, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। तो इस प्रकार डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये तो अचर राशि है, इसका मान x इक्वल टू 1 पर भी आपको 6 मिलेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था।